Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर के बाद आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम प्लस बहुत सारी फेमस राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन एंड एनटीएससी ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन ऑनलाइन करवाई जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। साइंस की तो हम शुरुआत करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम आपको बाकी सब्जेक्ट टीचर्स से एक बार दोबारा इंट्रोड्यूस करवा दें। तो ये है वो सारे टीचर्स जिसमें से कुछ आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, कुछ हिंदी पढ़ाते हैं, कुछ सोशल पढ़ाते हैं और कोई संस्कृत भी पढ़ाते हैं। तो भाई ये सारे मतलब कि सारे आपको सब्जेक्ट्स के सारे टीचर्स मिलेंगे जो कि बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, जो कि आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इनका साथ होगा तभी तो हम होंगे कामयाब हमारे आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए इस अच्छी सी बात से अब शुरुआत कर देते हैं हम हमारे आज के वीडियो के टॉपिक से। तो आज का ये जो वीडियो है उसमें हम आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 10। अब चैप्टर नंबर 10 दैट इज मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस की मैं अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, जिनके जो टॉपिक है या जिसका जो आपको वीडियो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट दिखेगी, उसमें आपको मिल जाएगा। और दूसरा तरीका है मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि वो आप कैसे देख सकते हैं। तो मोशन एंड टाइम या फिर हम बोले कि मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले तो हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स पढ़े कि कि बहुत एंशिएंट टाइम की बात करें तो लोग किस तरह से अपना ट्रांसपोर्ट करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फिर हमने देखा कि अगर उन्हें डिस्टेंस मेजर करना होता था तो वो किस तरह से करते थे। तो हमने आपको बताया कि डिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो प्लेसेस के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। अब इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि एंशिएंट टाइम से ही किए जा रहे हैं। पहले के लोग फुट स्टेप का, हैंड स्पैन का, आर्म्स का, इन सब की मदद से बहुत सारी चीज़ों का लेंथ और डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते थे। लेकिन फिर हमने ये देखा कि हर जगह पर थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, क्योंकि हर सभी के फुट के स्टेप्स का साइज अलग है और इससे हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती थी। क्लियर है। तो इसीलिए क्या किया गया, फिर 1700 के आसपास ये डिसाइड किया गया कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं इसको अपन में हम सब में एक यूनिफॉर्मिटी लेकर के आते हैं और वर्ल्ड वाइड हर चीज़ की एक प्रॉपर यूनिट हम बना लेते हैं। ठीक है। तो जिससे स्केल्स बनाए गए, मीटर टेप्स बनाए गए, क्लियर है, जिसकी मदद से हम डिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कॉमन सिस्टम यूज़ किया जाता था जिसको नाम दिया गया SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर है, जिसमें कि कुछ 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमें दी गई थी, जैसे कि लेंथ की मीटर थी, ठीक है, वेट की ग्राम्स थी और बहुत सारी। क्लियर हो गया। तो हमने ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमें एक्यूरेट मेजरमेंट करना है तो हम किस तरह से स्केल का यूज़ करके या मीटर स्केल का यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। और ऑल्टरनेटिव तरीके भी मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी चीज़ की डिस्टेंस को मेजर करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं। अब बारी आती है एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले ये जरूरी है कि हमारी प्लेलिस्ट में दिए हुए सारे टॉपिक्स के वीडियोस को आप एक बार जरूर देख लें। क्लियर है। चलिए तो पहला क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। आपको बताना है वो सारे मोड्स ऑफ ऑपरेशन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जिसमें जो कि आप लैंड पर, वाटर पर और एयर पर यूज़ करते हो। अब सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट आप कहाँ पे यूज़ करते हो? लैंड पर। ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? वो सारी चीज़ें जिनकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं वो सभी ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब लैंड पर कौन सी चीज़ चलती है? तो लैंड पर चलने वाली जो चीज़ें होती हैं वो होती है मोटरसाइकिल या फिर मोटर बाइक जिसको हम कहते हैं, साइकिल्स हैं, कार हैं, ट्रेन्स हैं, बसेस हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे लैंड पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है। तो ये जनरली आप ज़्यादातर यूज़ करते होंगे, जैसे आपको अपने घर पर आसपास कहीं जाना है तो आप साइकिल का यूज़ करते हो, या अगर आपको थोड़ा और दूर जाना है तो आप मोटर बाइक का या कार का यूज़ करते हो। अगर एक सिटी से दूसरी सिटी पर जाना है तो आप क्या यूज़ करते हो?
ट्रेन का, और अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है तो हम एरोप्लेन का यूज़ करते हैं। तो हम किस चीज़ का कहाँ पर यूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है उसके डिस्टेंस पर। अब यहाँ पे जो सारे नाम लिए वो तो हमने लैंड के थे, लेकिन एरोप्लेन आपका कौन सा है? तो एरोप्लेन हम एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि हम एयर में यूज़ करते हैं, ठीक है। एरोप्लेन्स है, हेलीकॉप्टर्स हैं, तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी हमारे एयर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं। क्लियर हो गया? अब इसके अलावा आपसे क्या पूछा हुआ है कि वाटर पर कौन कौन से चलते हैं? तो आपने देखा होगा शिप्स है, बोट्स हैं, ये सारे जो है वो आपके वाटर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं। क्लियर है? तो हम इसका आंसर किस तरह से देंगे? आपको 3 पॉइंट्स बता देना है कि लैंड, वाटर एंड एयर। तो लैंड पर कौन कौन से चलते हैं? बस, ट्रक, ट्रेन, ठीक है। और वाटर में शिप, बोट, एयर में चलते हैं एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर। क्लियर हो गया? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सबसे पहले तो बताया गया है कि 1 मीटर इज, ठीक है। अब 1 मीटर इज क्या? तो 1 मीटर क्या है? तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्या लिखोगे आप? 100 सेंटीमीटर। तो भाई मेरे जो लास्ट क्लास थी, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर जो है, ठीक है, वो किससे मिलकर के बनता है? तो ये जो 1 मीटर है आपका, ये मिलकर के बनता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। मतलब कि ये 100 सेंटीमीटर मिलकर के 1 मीटर को बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है? 1 मीटर इज, तो क्या होगा इसका आंसर? 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर, अब आपसे पूछा हुआ है 5 किलोमीटर के बारे में। तो अब ये देखिए 1 किलोमीटर में क्या होता है? देखिए 1 किलोमीटर में कितने आपके मीटर्स होते हैं? तो वो 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 1000 मीटर। मतलब कि 1000 मीटर मिलकर के 1 किलोमीटर को बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आपने मैथ्स में कई क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि अगर एक मैंगो 10 रुपये का है तो 5 मैंगो कितने के होंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मैंगो इक्वल्स टू 5 रुपीज़, एक मैंगो 5 रुपए का है तो आपके 5 मैंगो कितने के होंगे? तो आप क्या करोगे इस केस में? तो जब भी हमें ज़्यादा चीज़ों के बारे में, एक के बारे में दिया होता है और हमें ज़्यादा चीज़ों के बारे में निकालना हो तो हम क्या करते हैं? हम कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन। जब एक का कॉस्ट 5 रुपये है तो 5 का कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 25 रुपीज़। क्लियर है? उसी तरीके से अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो आपके 5 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में, तो इसके साथ 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे और क्या आ जाएगा? 5000 मीटर। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर आपको लिख देना है 5000 मीटर। आई होप ये समझ में आया हो। जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 5 किलोमीटर में कितने होंगे? तो 1000 में हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? चलिए, अब ये दोनों क्वेश्चंस तो थोड़े से कन्वर्जन वाले थे, जिसको आपको हमेशा याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज, ठीक है। अगर कोई बच्चा स्विंग पर, जैसे झूला जिसे अपन कहते हैं, उस पर बैठा हुआ है तो कैसा मोशन हो रहा है उसका? ऐसा आगे जाता है और पीछे जाता है। तो ऐसी चीज कौन चलती है? ऐसे तो हमारी पेंडुलम भी चलती है, और पेंडुलम के मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन, जो कि अपने आप को रिपीट करे, ठीक है। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को जो चीज रिपीट करती है उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। क्लियर हो गया? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है मोशन ऑफ द निडल ऑफ अ स्विंग मशीन, ठीक है। अगर किसी स्विंग मशीन की बात की जाए, उसमें जो निडल का मोशन है वो कैसा होता है? तो आपने स्विंग मशीन देखी होगी, ठीक है। उसका जो नीचे का व्हील है वो तो चलता है, लेकिन निडल की अगर बात की गई है तो निडल हमेशा कैसी चलती है? तो ये भी हमेशा पीरियोडिकली चलती है, ठीक है। तो क्या करेगी ये? पीरियोडिक या फिर ऑसिलेटरी मोशन भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज, किसी बाइसिकल का जो व्हील है वो कैसे मूव करता है? वहीं कि वहीं रोल करता रहता है, ठीक है। तो वो कौन सा होगा मोशन? तो वो होगा आपका कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन, मतलब गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। इसलिए वो मोशन क्या होगा? तो वो मोशन होगा सर्कुलर मोशन।
क्लियर है? तो चलिए यहाँ से हमारा जो फ्रिंदी ब्लैंक्स है वो तो हमने कवर कर लिया, तो ये आपके सारे आंसर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, ये क्लियर है। चलिए, तो आप इसका भी शॉर्ट ले सकते हैं, एल्स अगर आपको आंसर्स का शॉर्ट लेना है तो आप यहाँ से ले लीजिए। क्लियर है? चलिए, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, पेस या फिर फुट स्टेप क्या होता है, मतलब कि आप दोनों पैरों की मदद से जो एक कदम चलते हो वो आपका फुट स्टेप है। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड यूनिट की तरह यूज़ क्यों नहीं किया जा सकता? पहले के ज़माने में लोग करते थे, लेकिन इससे एग्जैक्ट डिस्टेंस की वैल्यू नहीं मिल पाती। इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि अब देखिए, मेरी हाइट बड़ी है तो मेरा जो फुट स्टेप होगा वो भी बड़ा होगा। अगर किसी की छोटी हाइट है किसी की, तो उसका जो फुट स्टेप है वो छोटा होगा। तो अगर मैंने उसको कहा कि मेरे घर से तुम्हारे घर का डिस्टेंस सिर्फ 20 फुट स्टेप है, लेकिन जब वो 20 फुट स्टेप चलेगा तो वो उसके लिए ज़्यादा हो जाएंगे, उसे कितने फुट स्टेप चलने पड़ेंगे? लगभग 30 फुट स्टेप मान लीजिए। तो मतलब कि यहाँ पे हमारा जो मेजरमेंट है वो गलत हो गया। वही अगर अपन डिस्टेंस की बात करें किलोमीटर या मीटर में, तो जो अपन जैसे किलोमीटर में मेजर करते हैं कि कोई किन्हीं दो चीज़ों के बीच का डिस्टेंस अगर 100 मीटर है तो वो 100 मीटर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने उसे किससे मेजर किया हुआ है? हमने उसे एक प्रॉपर स्केल से मेजर किया हुआ है, जो कि यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड एक जैसा ही बना होता है और एक तरह ही यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन अगर अपन फुट स्टेप की बात करें या हैंड स्पैन की बात करें, तो सबका जो हाथों का पैरों का साइज है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसके कारण कि अगर इससे डिस्टेंस निकाली जाए तो वो भी डिफरेंट हो जाती है। क्लियर है? सो बिकॉज अ पेस और अ फुट स्टेप ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इज नॉट इक्वल, क्योंकि जो पेस या फिर जो फुट स्टेप होता है हर एक पर्सन का वो बराबर नहीं होता है। इसी कारण से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो फुट स्टेप है या जो पेस है, इसको अपन एक स्टैंडर्ड यूनिट की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम खत्म करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की वैल्यू। ठीक है, तो आपको इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग इन्हें कहा कैसे बड़ा लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हुए लिखना है। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटा क्या होता है, तो आपको मैंने बताया कि अगर आपको सेंटीमीटर्स बनाना है तो उसको आपको कितने मिलीमीटर्स की जरूरत पड़ेगी? 10 मिलीमीटर्स की। तो मतलब कि सबसे छोटा क्या होगा? मिलीमीटर। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ mm, दैट इज मिलीमीटर। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद मिलीमीटर की हेल्प से क्या बनता है? सेंटीमीटर। ठीक है, और सेंटीमीटर के बाद क्या बनेगा? मीटर, और मीटर के बाद किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा आपको, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड देन किलोमीटर। ठीक है, तो मिलीमीटर सबसे छोटा होता है, सेंटीमीटर उसके बाद, फिर मीटर और सबसे बड़ा किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये रहा हमारा आंसर, सबसे पहले मिलीमीटर है, देन उससे बड़ा सेंटीमीटर, देन उससे बड़ा मीटर, और फिर सबसे बड़ा जो है वो है किलोमीटर। ठीक है, सो ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दी है, या फिर हम लिख सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है लेंथ का वो कुछ इस तरह से होता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हम आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.6 मीटर, एक्सप्रेस इट इन सेंटीमीटर एंड mm। अब सबसे पहले तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है हाइट ऑफ अ पर्सन। कितनी दी हुई है? 1.65 मीटर। ठीक है, आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट करना है? मीटर को सेंटीमीटर में। क्लियर है? अब मीटर और सेंटीमीटर के बीच में क्या रिलेशन है कि 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो 1.65 मीटर इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर होगा, ये आपको बताना है। तो अब जैसे आम की कहानी फिर से ले लेते हैं कि अगर एक मैंगो है ना, 1 मैंगो जो है उसकी कॉस्ट 2 रुपीज़ है, तो 2 मैंगोज की कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है, एक 2 रुपए का है तो 2 4 रुपए के होंगे। तो आपने क्या किया? यहाँ पर आपने किया 2 × 2। ठीक है, एक की कॉस्ट थी 2,
है ना, तो 2 की कॉस्ट कितनी होगी, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 रुपीज़। इसी तरीके से अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है तो आपको 1.65 मीटर निकालना है, तो आप क्या करोगे, तो आप इसको करोगे 1.65 इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि एक की कॉस्ट जब 100 है तो अगर ये और ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी के लिए निकालना है तो आप क्या करोगे, 1.65 इंटू 100 कर दोगे। क्लियर है। अब इसको ज़रा सॉल्व करके बता देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 165 इंटू 100, ठीक है। ये पॉइंट है यहाँ पे, तो इसको आपको हटाना तो आता ही होगा, ठीक है। क्या करोगे, पॉइंट की जगह पर नीचे लिख दोगे 1, और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आते हैं उनको 0 बनाते जाते हैं। तो कितने नंबर्स हैं, 2 हैं, तो क्या हो जाएगा ये 100। क्लियर है। अब अगर हम इन दोनों को कट कर दें तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो हमारा ये जो आंसर है वो हो जाएगा 165 सेंटीमीटर। तो 1.6 मीटर को जब आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 165 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो यहाँ से हमने उसे सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा हुआ है, नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा क्या हुआ है, एक्सप्रेस इट इन सेंटीमीटर। तो हमने सेंटीमीटर में तो एक्सप्रेस कर दिया 165 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें किस में बताना है, हमें मिलीमीटर में बताना है। क्लियर है। तो अब देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ से हमने सेंटीमीटर कन्वर्जन किया और अब हम क्या करेंगे, मिलीमीटर कन्वर्जन करेंगे। तो अब दिया क्या है, 1.65 मीटर, ठीक है, जिसको अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना। देखिए अगर मीटर है और उसे आपको मिलीमीटर में करना है तो आपको डायरेक्टली मिलीमीटर पे जंप नहीं कर सकते हो आपको क्या करना पड़ेगा, हर सीढ़ी को चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कैसी सीढ़ी होती है, ऐसी mm, फिर होता है आपका सेंटीमीटर, फिर होता है मीटर और फिर होता है किलोमीटर। क्लियर है। अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मुझे मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर पे जाना पड़ेगा, फिर मीटर पे जाएंगे। उसी तरीके से अगर मुझे मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी जो वैल्यू आएगी उसे कन्वर्ट करेंगे हम मिलीमीटर में। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ था 1.65 सेंटीमीटर, जिसको आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, 165 इंटू 100 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर में कितने आपके मिलीमीटर्स होते हैं, 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, ये जो 165 है मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर, और इसके साथ अब सेंटीमीटर को आपको मिलीमीटर में करना है। तो क्या करोगे, अब आप इसकी जगह लिख दोगे 10 मिलीमीटर। सेंटीमीटर की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, 10 मिलीमीटर। तो अब जाकर के ये जो पूरा टर्म है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीमीटर्स में। आई बात समझ में या नहीं आई, यहाँ से कहानी समझ में तो आ चुकी है हमारे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से अगर अपन इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अगेन 100 से 100 आपको कैंसिल कर दिया और ये हो जाएगा आपका 1650 mm, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। क्लियर है। तो बहुत आसान है, एक बार और मैं क्लियर कर देती हूँ कि भाई हाइट ऑफ द पर्सन आपको मीटर में दी हुई थी। अब अगर मीटर से मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्जन करना है तो मीटर मीटर और सेंटीमीटर के बीच में कोई नहीं है, हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कन्वर्जन कर सकते हो, लेकिन वो आप थोड़ा सा आगे करिएगा। अभी हम 6th क्लास में है तो हमें स्टेप बाय स्टेप ही हर चीज़ को करना चाहिए। क्लियर है। तो भाई देखिए यहाँ से अपन ने मीटर को सेंटीमीटर में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया। अब जब मीटर को मिलीमीटर में करना था तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और देन उसके बाद इस सेंटीमीटर को हमें मिलीमीटर में। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमारे ये दोनों आंसर्स आ गए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर है। चलो, तो ये तो शॉर्ट में है, हमने आपको डिटेल में भी सॉल्यूशन दे दिया है, तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके एक बार और समझ लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन राधास होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर।
एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर। क्लियर है? अब देखिए, राधा का जो घर है, ये है राधा का घर, है ना। यहां से उसका जो स्कूल है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 3250 मीटर। ठीक है, अब आपको इस मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर्स में। क्लियर है? तो अब भाई 1 किलोमीटर में कितने आपके मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3250 मीटर और आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है? आपको इसे किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब इस मीटर की जगह आपको किलोमीटर्स लिखना है। अब यहाँ पिछले क्वेश्चन में हमें क्या करना था? पिछले क्वेश्चन में हमें बड़ी क्वांटिटी दी हुई थी जिसको आपको किस में कन्वर्ट करना था? छोटी छोटी क्वांटिटीज में, तो आपने उसे मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे छोटी क्वांटिटी दी है और आपको बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? तो भाई याद रखिए कि जब हमें, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी दी होती है और हमें लार्ज क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं डिवाइड। क्लियर है? और जब लार्ज क्वांटिटी दी हो और हमें उससे छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना हो तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अभी अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, पिछले क्वेश्चन में लार्ज क्वांटिटी मतलब मीटर दिया हुआ था जिसे आपको छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना था मतलब सेंटीमीटर में, तो आपने चीज़ों को क्या किया? मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि छोटी क्वांटिटी दी हुई है मीटर जिसको मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अब किसका डिवाइड करें? तो चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। तो भाई फिर से आप वो चार्ट बनाइए। सबसे पहले मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर और फिर किलोमीटर। ठीक है, मिली से सेंटी जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 का मल्टीप्लाई। सेंटी से मिली जाने के लिए आपको 100 का मल्टीप्लाई, 10 का, 100 का, और मिली से मीटर से किलोमीटर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 1000 का मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर्स से मीटर के लिए हमें क्या करना होगा? हमें करना पड़ेगा उसमें क्या? हमें उसमें करना पड़ेगा डिवाइड। ठीक है, तो कितने का डिवाइड करेंगे? तो अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है, तो 3250 मीटर्स में कितने हो जाएंगे? तो ये देखिए, ये हो जाएंगे आपके 3250, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 325। ठीक है, अब देखिए 2 0 है, मतलब कि 2 नंबर के बाद हमें क्या लगाना है? 1 का पॉइंट लगाना है, तो ये हो जाएगा 25 के बाद पॉइंट और ये 3, तो 3.25 किलोमीटर इज द आंसर। आई बात समझ में? तो बड़ी से छोटी क्वांटिटी के लिए आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी क्वांटिटीज़ होती हैं, तो मतलब कि मल्टीपल चीज़ें होती हैं, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। और जब बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी को बड़ी में कन्वर्ट करना होता है तो हमें डिवाइड करना होता है। आई बात समझ में? चलिए, तो भाई यहाँ से अपने को ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया और यहाँ पर आंसर भी आ गया हमारे पास 3.25। तो अगेन आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एल्स आप इस तरह से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसीलिए अगर हमें 3250 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 का डिवाइड कर देंगे। सो दस द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज 3.250 किलोमीटर। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द निटिंग निडल the reading of the scale at one end is 3 centimeter and at the other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? ठीक है, देखिए, while measuring the length of the knitting needle, अब जो knitting needle होती है लंबी सी, ठीक है, अब मान लीजिए कि आपकी ये needle है, ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ी सी बड़ी needle बना रहे हैं। ठीक है, जब इसकी लेंथ मेजर की गई है ना, तो 1 एंड इसका किस पे रखा हुआ था? स्केल के 3 सेंटीमीटर पे, और जो बाकी का एंड था उसका वो कहाँ रखा हुआ था? 33.1 सेंटीमीटर पर।
ठीक है, ऐसा ये निडल आपको मिला। अब आपको इसकी लेंथ बतानी है ना, तो आप क्या बोलोगे कि इसकी लेंथ 33.1 सेंटीमीटर होगी? नहीं, क्यों? क्योंकि अगर हमें जिस भी चीज़ की लेंथ लेनी होती है उसे हमें क्या करना पड़ता है, उसे आपको 0 से रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कि अगर ये 3 सेंटीमीटर के पहले क्या होगा, 2 है, 1 है और 0 है। कितने नंबर्स मिसिंग है यहाँ पर? 3 नंबर्स मिसिंग है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसको निडल को 4 से स्टार्ट करते, ठीक है, तो कितने नंबर मिसिंग हो जाते? टोटल 4 नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी कितना दिया हुआ आपको? 3 नंबर्स मिसिंग दिए हुए हैं। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, स्केल को मतलब कि हमने गलत जगह से यूज कर लिया, या फिर हो सकता है कि ये जो आपका स्केल है वो सामने से कुछ ब्रेक होगा, टूटा हुआ होगा, है ना। तो मान लीजिए कि है आपका स्केल, ठीक है, ये जो स्केल है ये सामने से थोड़ा सा साफ नहीं है, तो हमने उसको कहाँ से रीडिंग लेना चालू कर दी? 3 सेंटीमीटर पर रख करके। और आखिरी में कितना आ रहा है? आखिरी में आ रहा है 33.1। क्लियर है? यहाँ तक हमारी जो स्केल है निडल की वो निडल की जो लेंथ है वो आ रही थी। अब हमें इस निडल की एक्चुअल लेंथ बतानी है, तो कितने नंबर्स मिसिंग है? 3 से स्टार्ट किया है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा? 0 से 1, 1 से 2, ठीक है, तो 1, ठीक है, 2 और यहाँ से 3, ठीक है, 3 स्पेस हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब -3 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 33.1 माइनस 3। आई बात समझ में? तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 33.1 माइनस 3 इज 30.1 सेंटीमीटर। वैसे करेंगे, बता देते हैं, ये हो जाएगा 33.1, ठीक है। इसमें से आपको कितना माइनस करना है? 3 माइनस करना है, इस तरह से लिखेंगे हम इसे। तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और ये 30, तो 30.1 सेंटीमीटर इसकी एक्चुअल लेंथ है। आया कि नहीं आया क्वेश्चन समझ में? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या बोला है कि हमने इसकी लेंथ कहाँ से ली है? रीडिंग स्केल की 3 सेंटीमीटर से लेना चालू करी। बल्कि हम स्केल की रीडिंग कहाँ से लेते हैं? जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है वो किस तरह से होता है कि उसमें सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होता है 0, फिर होता है 1, फिर 2, फिर 3। तो अगर किसी चीज़ को आपने यहाँ से मेजर किया है तो उसकी लेंथ करेक्ट आएगी। लेकिन अगर आपने एक आध नंबर छोड़ दिया है आगे का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जितने भी नंबर आपने छोड़े हैं उसको टोटल, जितनी आपका जहाँ तक की टोटल लेंथ आ रही है उसमें से माइनस करना पड़ेगा। आई बात समझ में? इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया? इसलिए यहाँ पर हमने 3 को माइनस किया। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। Write the similarities and difference between the motion of bicycle and the ceiling fan that has been switched on. अब देखिए, आपसे किसके बारे में पूछा है? बाइसिकल के बारे में और सीलिंग फैन के बारे में। अब इनके दोनों में सिमिलैरिटीज क्या होती है? दोनों में ही एक ऐसी चीज है जो कि सर्कुलर मोशन करती है। जैसे कि फैन के जो ब्लेड्स हैं वो भी कैसे घूमते हैं? सर्कुलर मोशन में। और इसका जो पहिया है वो वहीं के वहीं कैसा, उसके लिए वो कैसे घूमता है? सर्कुलर मोशन में। अब डिफरेंस क्या हुआ? ये एक ही जगह पर रहता है और ये कहाँ पर होता है? ये अपने इस प्लेस को चेंज करता रहता है। तो यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। सिमिलैरिटी, बोथ द व्हील ऑफ बाइसिकल एंड सीलिंग फैन एग्जिबिट मोशन ऑन अ फिक्स्ड एक्सिस। फिक्स्ड एक्सिस का मतलब क्या होता है? किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अक्रॉस ही ये जो व्हील है वो भी घूमता है, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो आपका फैन है वो भी क्या करता है? फैन भी आपका एक फिक्स्ड पोजीशन, यहाँ पर एक फिक्स्ड पोजीशन रहती है, इस फिक्स्ड पोजीशन के अप्रॉक्स घूमता रहता है, ठीक है। तो ये अपने फिक्स्ड पोजीशन के अक्रॉस घूमते हैं। और दूसरा, बाइसिकल मूव्स फॉरवर्ड दस एग्जीक्यूट्स अ रेक्टिलिनियर मोशन बट फैन डज नॉट शो सच मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है? जो कि एक स्ट्रेट पाथ में हो, ठीक है। तो आपकी बाइसिकल जो है उसका जो पहिया है या जो उसका व्हील है, अगर आप उसे साइड में रख दो तो बाइसिकल कैसे चलती है? बाइसिकल स्ट्रेट लाइन में चलती है, मतलब कि रेक्टिलिनियर मोशन करती है। बल्कि जो व्हील है वो कैसा घूमता है? सर्कुलर। तो ये दोनों सर्कुलर घूमते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट के अप्रॉक्स घूमते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि बाइसिकल में रेक्टिलिनियर मोशन होता है और फैन में नहीं होता। आई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ से ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया और क्वेश्चन नंबर 8 को हम खत्म करेंगे, पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। So why would you not use a elastic measuring tape to measure the distance?
What would be some of the problem you would meet in telling someone about a distance you measured with the elastic tape? So, the elastic measuring tape gives incorrect length of the distance between the 2 point. अब ये जो आपका इलास्टिक का जो मेजरिंग टेप होता है वो एक्यूरेट वैल्यू आपको नहीं देगा. इलास्टिक मतलब कि अपनी पोजीशन को चेंज करेगा. द लेंथ ऑफ द इलास्टिक टेप वेरीज एंड डिपेंड्स अपॉन द फोर्स बाय विच इट इज स्ट्रेच्ड. अब इलास्टिक टेप क्या होता है? इलास्टिक टेप का मतलब जिसको आपको स्ट्रेच करना है, तो जितना ज्यादा आप स्ट्रेच करोगे उतना ज्यादा वो क्या होगा, खिंचेगा. अब मान लीजिए कि जब आपने किसी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाला, ए और बी के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना था और आपने इलास्टिक टेप का यूज किया, तो आपने उस पर इतना फोर्स लगाया कि वो यहां तक स्ट्रेच हुआ. क्लियर है? अब आपके फ्रेंड ने वही सेम लेंथ पर इतना फोर्स लगाया कि वो यहां से यहां पर डिस्प्लेस हो गया, तो अब क्या होगा बताओ? आप दोनों की वैल्यू अलग आएगी. मान लीजिए आपकी आई 2 मीटर और उसकी आ रही है 5 मीटर, तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना. तो मतलब कि द लेंथ ऑफ इलास्टिक टेप, ये लेंथ की बात कर रहे हैं, द लेंथ ऑफ इलास्टिक टेप वो वेरी कर सकती है डिपेंड अपॉन द फोर्स बाय विच इट इज स्ट्रेच. ये उस फोर्स पर डिपेंड करती है जिसकी वजह से वो स्ट्रेच हुई है. मतलब जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा वो स्ट्रेच होती जाएगी. ठीक है? अब आपने कम फोर्स लगाया, कम स्ट्रेच हुई, और कम स्ट्रेच होने की वजह से कम डिस्टेंस दे दिया. ठीक है? Measurement would vary between 2 or 3 reading even when measured by the same person and by the some elastic tape. अब आपने एक बार उसमें इतना फोर्स लगाया, 2 मीटर हो गई. अब नेक्स्ट टाइम आपको याद नहीं रहा कि आपने उसे कितना खींचा था, तो ज्यादा लेंथ हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपने उसको जितना भी खींचा होगा उससे कुछ अलग ही फोर्स हम दूसरी बार लगाएंगे. तीसरी बार करोगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगी. सेम आप ही अगर कर रहे हो तो मान लीजिए कभी 2 आई, कभी 2.1, कभी 2.3, इस तरह से आपको वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आप एक फोर्स को एक जैसा नहीं लगा सकते हो. सो मेजरमेंट वुड ऑल्सो वेरी इफ डिफरेंट पर्सन मेजर द सेम डिस्टेंस. और मेजरमेंट जो है अगर अलग अलग लोग करेंगे तो अलग अलग वैल्यू हमें मिलेगी. आई बात समझ में? तो इसलिए इलास्टिक टेप का अगर आप यूज करते हैं तो इस इलास्टिक टेप के यूज से हमें फिक्स वैल्यू डिस्टेंस की नहीं मिलती है, इनकरेक्ट वैल्यू मिलती है, क्योंकि ये फोर्स पर डिपेंड होता है. तो यहां पर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर. सो गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन. अब एग्जाम्पल दे उससे पहले जरूरी है कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है इसके बारे में समझ लें. पीरियोडिक का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू पीरियड. जैसे कि आपके स्कूल में पीरियड्स लगते हैं एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के, जो कि बार बार रिपीट होते हैं. उसी तरीके से पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है एक ऐसा मोशन जिसमें कि ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस को ऐसा चेंज कर रहा हो जिससे वो बार बार अपने आप को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब एक जैसे टाइम में 2-2 सेकेंड में अपने आप को उसी जगह पर रिपीट करता है, वैसे ही वैसा मोशन करता है, तो आप उसे क्या कहते हो? आप उसे पीरियोडिक मोशन कहते हो. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेंडुलम क्लॉक. ठीक है? एंड मोशन ऑफ स्विंग, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. ठीक है? पेंडुलम का जो आपका मोशन होता है और ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम का मतलब वही होता है पीरियोडिक मोशन. मोशन ऑफ स्विंग मशीन या फिर मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, और जैसे अर्थ हमारे सन के अक्रॉस मोशन करती है वो एक टाइम इंटरवल में अपने आप को रिपीट करती जाती है. ठीक है? इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन. क्लियर है? तो यहाँ से भी हमने क्वेश्चन को कर लिया है कंप्लीट, और इससे होते हैं आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस का सारा सॉल्यूशन कंप्लीट. अब यहाँ तो हमने एक्सरसाइज करा दी, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. तो आप कैसे देख सकते हैं? तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें कि आप सारे वीडियोस देख सकते हैं. चैप्टर 1 से लेकर के सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे. एल्स आप क्या करिए, आप जाइए magnetbrains.com पर, और इस तरह से जैसे आप magnetbrains.com पर जाएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो एक ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाती है. ठीक है? अब इसमें नीचे की तरफ आपको दिख रहा है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, तो आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हैं तो उस पर क्लिक कर दीजिए और क्लास 6 पर क्लिक कर दीजिए. अगर आप इस हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी मीडियम पर सिलेक्ट करिए, तो आपको यहाँ से अपनी क्लास सिलेक्ट करके जो प्रोसेस मैं यहाँ बता रही हूँ वही सेम प्रोसेस आपको वहाँ भी मिल जाएगी. तो अभी फिलहाल सीबीएसई इंग्लिश मीडियम क्लास 6 सिलेक्ट किया तो एक इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट के फोल्डर्स दिख रहे हैं.
जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर आपको वॉच नाउ कर देना है। वॉच नाउ करते साथ ही आपको क्या होगा, मान लीजिए कि आपने सेलेक्ट किया साइंस बाय सुरभि तिवारी, तो इससे क्या होगा कि एक इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें नीचे की तरफ आपको सिलेबस दिख रहा है, चैप्टर 1 दिखेगा, चैप्टर 2 के हर सभी के एक एक टॉपिक दिखेंगे, उनको क्लिक करिए। क्लिक करते साथ ही वीडियो ओपन हो जाएगा जिससे स्टार्टिंग से एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। जब आप पूरा वीडियो देख लें, आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। क्लियर है? और भाई अब उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है जो कि हिंदी मीडियम से हैं। मैग्नेट ब्रेन्स अब लेकर आ चुका है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको 6th क्लास से 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन वीडियो लेक्चर अवेलेबल है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैग्नेट ब्रेन्स पर तो आपको पता ही है 100% फ्री क्लासेस हैं किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि दूसरे बच्चे भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके सब्जेक्ट से, टॉपिक से या चैप्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आप तक तुरंत पहुंच जाती है। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।